Edge Show podcast. So, welcome to the first episode, the first interview episode of Edge Show. And today, our first guest is a very senior, a very professional, seasoned voice artist, Rashmi Sharma. She is the owner of Melody Recording Studios. और इसके अलावा उनका एक और वेंचर है by the name Podio, जिसके जरिए वो होम स्टूडियो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. So, Rashmi ji, thanks a lot for being a part of Edge Show, and thanks a lot again for being the first guest of my podcast show. Yeah, thank you so much for having me here, Harsh. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे being a first guest on your show. मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इन चीजों पे हम डिस्कशन करेंगे. It's our honor to have you, definitely. Yeah. So, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपकी जो कंपनी है मेलोडी रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, इसकी शुरुआत कैसे हुई, किस साल से हुई, थोड़ा अगर आप बता सकते हैं इसके बारे में. 2010 में हम लोगों ने एक स्टूडियो जो ये है शुरुआत की. फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टूडियो की अगर मैं बात करूं तो 2010 से शुरू हुआ. लेकिन एज अ ड्रीम अगर हम सोचें कि इसकी शुरुआत 1985 से हो चुकी थी. It is a child of my husband, दीपक शर्मा. और म्यूजिक उनका पैशन था उस टाइम पे. कॉलेज में थे, ही वाज इन राज कॉलेज में थे और म्यूजिक सीखते थे. म्यूजिक वाज हिज पैशन. मतलब पूरा लाइफ उनका इट वाज टुवर्ड्स म्यूजिक. उसके अलावा उनकी लाइफ में कुछ नहीं. दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से सीखते थे. शंकर एहसान लॉय वाज हिज टीचर. लॉय से सीखते थे. लॉय को बॉम्बे में सेटल नहीं थे, दिल्ली में थे उस टाइम पे. यहीं पे था उनका काम. तो उस टाइम पे एक ड्रीम था मेरे हस्बैंड का कि स्टूडियो बनाना है. और कॉलेज कर दिया. कॉलेज के बाद सोचा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी रीजंस हुए, कुछ ऐसी वजह हुई, वो उस टाइम पे स्टूडियो शुरू नहीं कर पाए. और मोटर पार्ट्स इंडस्ट्री में हम लोग उनको जाना पड़ा और कई साल निकल गए. उसके बाद 2010 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हमारे पास कि स्टूडियो शुरू किया. और बहुत अच्छा, मतलब एक ड्रीम कम ट्रू वाला काम हिसाब था. तो शुरुआत हुई. काम धीरे धीरे शुरू किया लेना. सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो एक स्ट्रक्चर बनाना होता है, उस टाइम पे ज्यादा कुछ ऐसी कंपनीज भी नहीं थी जो स्टूडियोज बनाती थी. तो मेरे हस्बैंड कॉलेज टाइम में सिंगापुर या उसके बाद भी कई बार उनके म्यूजिक की वजह से टूर्स होते थे. तो वहाँ पे स्टूडियोज को के स्ट्रक्चर्स को देखना, कुछ चीजें समझने की, टेक्निकलिटीज समझने की कोशिश करनी. तो वो बहुत काम आया उस टाइम पे जब हम लोगों ने स्टूडियो बनाया 2010 में. तो एक फिजिकल स्ट्रक्चर शुरू बन गया हमारा. फिर काम के लिए हम लोगों ने धीरे धीरे शुरुआत हुई. लोगों को पता चला. जस्ट डायल में हम लोगों ने डाला, एक ऐड डाला. एड्स वगैरह उस टाइम पे ज्यादा फेसबुक वही नहीं था, इतना सोशल मीडिया का इतना नहीं था. तो आजकल जस्ट डायल या ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं है. मतलब आपके लिए गूगल बहुत है, यूट्यूब बहुत है, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम बहुत है. तो उस टाइम पे फिर क्वेरीज आनी शुरू हो गई. काम धीरे धीरे शुरू किया और हर तरह का काम किया. कंटेंट राइटिंग से लेके म्यूजिक, वॉइस ओवर, डबिंग, शूट होते हैं. क्रोमा शूट के लिए भी हम लोगों ने पूरा फैसिलिटीज रखी हुई हैं. एडिटिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, लाइव म्यूजिक और अरेंजमेंट्स जो होती है, म्यूजिक के ट्रैक्स बनते हैं जो कंप्यूटराइज्ड ट्रैक्स होते हैं, वो सब काम होता है. ऑडियो वीडियो रिलेटेड प्रोडक्शन, ऑडियो विजुअल का. मतलब आपकी जैसे पूरी टीम हो गई. जैसे अगर जहां तक के कंटेंट राइटिंग की बात होती है, तो जैसे कोई किसी कंपनी को, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, जैसे किसी कंपनी को अपना कोई रेडियो स्पॉट बनवाना है या फिर कोई वीडियो बनवाना है, तो उसके लिए जो लाइनें होती है, जो पंच लाइन्स होती है, वो भी आपकी पूरी टीम है उस चीज की? पूरी टीम है. कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, जैसे आप हम लोग ऑडियो बुक्स के लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं. इसी तरह से और कई, जैसे अभी हम लोगों ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, पूरा कंटेंट हम लोगों ने उनके लिए डेवलप किया, जो माइथोलॉजिकल और रिलीजियस
कंटेंट के ऊपर था, ओके जिसमें हम लोगों ने उनको राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर हम वॉइस ओवर की बात करें तो कंटेंट से लेके जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज वगैरह ये सारी सब कुछ दिया उन लोगों को। 16 आवर्स की हम लोगों ने उसमें गीता का Okay. पूरा बना के दिया। अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूजिक से रिलेटेड जो एक रीजनल भजन होते हैं या रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं वो, तो इस तरह का काम सिर्फ एक छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के अलावा बड़े बड़े कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें पूरा का पूरा डेवलप करके हमें कंटेंट उनको देना होता है, जिसमें कि राइटिंग से लेके पूरा का पूरा एंड प्रोडक्ट तक हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ऑडियो से रिलेटेड। तो जैसे मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ आपके स्टूडियो में, जैसे स्टूडियो आप रेंट पे भी देते हैं, आप कंपनीज के लिए कंटेंट डेवलपमेंट हो गया, वीडियो ऑडियो स्क्रिप्ट हो गई, जो कॉपी राइटिंग हो गई, वो सारा एंड टू एंड प्रोसेस आप पूरा प्रोवाइड करते हैं, और आपकी पूरी साउंड इंजीनियर्स की जो भी आपकी पूरी टीम है बिल्कुल सारा आप करते हैं। हम खुद भी काम करते हैं हर्ष, हाँ, टेक्निकली आर एजुकेटेड, लाइक मेरे हस्बैंड पूरा साउंड इंजीनियर्स भी हैं, वो करते हैं नो डाउट। मेरे हस्बैंड हैं पूरा म्यूजिक से क्रिएशन, जो भी क्रिएटिंग म्यूजिक एवरीथिंग, पूरा डायरेक्शन सब कुछ वो खुद कर लेते हैं। मैं अगर अपना एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट बताऊं आपको, तो मेरे को किसी साउंड इंजीनियर की जरूरत नहीं है। मैं एक वॉइस रिकॉर्ड करना अलग चीज होती है, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट करना, एडिंग म्यूजिक, मिक्सिंग, मास्टरिंग करके, ऑडियो बुक्स के लिए अगर हम देखें एसएफएक्स लगाने, सब कुछ वी डू दैट आवरसेल्व्स, वी कैन डू दैट। तो इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा कि आपके स्टूडियो के साथ आपकी वॉइस ओवर की जर्नी भी शुरू हुई थी, करेक्ट? बिल्कुल, स्टूडियो के साथ हमारा जो एक बोलते हैं टाइमिंग बिल्कुल मैच करता है। हाँ, तो बस वही एक रिक्वायर्ड था किसी प्रोजेक्ट के लिए, वॉइस और आर्टिस्ट की जरूरत थी, तो मैंने वहाँ सैंपल अपना भेजा और सेलेक्ट हो गया और अच्छा लगा काम करके वो, और बस आगे रेस्ट इज द स्टोरी। वॉइस ओवर की जर्नी भी शुरू हो गई वहां से। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो स्टूडियो में जैसे मतलब आपके यहाँ पे म्यूजिशियंस भी आते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, और मैं ये पूछना चाहूंगा डबिंग का काम भी होता है, जैसे एपिसोड सीरियल्स हो गए, वेब सीरीज या मूवीज का, इस तरह का अगर कुछ काम? मूवीज, वेब सीरीज, एनिमेटेड सीरीज और सब डबिंग का रिलेटेड सब काम। अब देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, प्रोडक्ट वीडियोस होती हैं, उनको रीजनल लैंग्वेजेस में करना, या एक जो द वेरी बिगिनिंग जो जिसको बोलते हैं कि जिस लैंग्वेज में हमने इनिशियली, चाहे इंग्लिश हो या हिंदी हो, किसी वीडियो को अगर हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है, शूट किया है, उसको डेवलप मतलब पूरा बनाया है उसको, तो उसके साथ एक तो बेसिक एक लैंग्वेज लगेगी, या तो इंग्लिश या हिंदी, उसके बाद रीजनल लैंग्वेजेस में उसको करना। उसके अलावा वेब सीरीज आप ले लो, मूवीज ले लो, और फुकरे का काफी पार्ट हमारे यहाँ हाँ, फुकरे 1 था, उसका काफी पार्ट हमारे यहाँ डब हुआ। उसमें वो जो आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, वो जो सरदार जी एक मनजोत सिंह, हाँ, तो उसकी काफी रिकॉर्डिंग हमारे यहाँ, डबिंग जो है हमारे यहाँ हुई, और मुस्कुराहटें करके काफी, मतलब डबिंग का तो काफी काम रहता है, एनिमेटेड सीरीज का काफी काम रहता है। काम बढ़ भी तो गया है कितना, क्योंकि जैसे ओटीटीज का आना, जैसे मतलब कह सकते हैं नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, पहले तो सिर्फ मूवीज डब हुआ करती थी, कार्टून सीरियल्स वगैरह, अब तो इतनी सारी वेब सीरीज आ गई है, तो इसका तो डेफिनेटली काम बहुत बड़ा होगा। हर्ष, मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, जिस टाइम हम लोगों ने स्टूडियो शुरू किया था, उस टाइम पे तो ज्यादा कुछ इससे भी कम था। अब तो वेब सीरीज वगैरह अब हैं, मतलब उस टाइम पे तो बहुत लिमिटेड काम होता था, लिमिटेड काम था, आर्टिस्ट बहुत लिमिटेड होते थे, मतलब गिने चुने आर्टिस्ट होते थे उस टाइम पे, और वर्ड ऑफ माउथ होता था कि हमें एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट के बारे में पता चलता था, फोन नंबर लेते थे उनसे, और इस तरह से काम चलता था। लेकिन आज की डेट में सोशल मीडिया के आने की वजह से और कई सारी चीजें इतना ज्यादा कैटेगराइज हो गई हैं कि ऑडियो बुक्स का काम आप देख लो, कितना सारा काम है ऑडियो बुक्स से रिलेटेड, और ई लर्निंग का आप देखो कि हर आईटी कंपनी जो है वो कोशिश करती है। आप ई लर्निंग सिर्फ हमारा एजुकेशनल बुक्स के लिए नहीं होता है, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, हाँ, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। तो
और आगे और बढ़ेगा ये, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे मीडिया, सोशल मीडिया में हर दिन दूसरा कुछ एक प्रोग्रेस ही हो रही है, तो इन चीजों के साथ प्रोजेक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट। इनफैक्ट जो अगर मैं स्पेसिफिकली पॉडकास्ट की बात करूं जिस पे सिर्फ ऑडियो कंटेंट होता है, तो इसमें भी जो स्टैटिस्टिक्स बताती है, जो ऑडियो कंटेंट, डिजिटल ऑडियो कंटेंट लिसनर्स का जो राइज हुआ है सबसे ज्यादा 2020 में हुआ है लॉकडाउन के समय। तो एक हिसाब से ही मैं, जैसा हम अगर वॉइस ओवर को एज अ कैटेगरी लेते हैं, इसमें कितनी सारी कैटेगरीज होती है, डबिंग हो गया, तो अब तो ऑडियो बुक्स का काम और साथ में पॉडकास्ट का काम, जहाँ पे रिकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग की जरूरत होती है, तो जाहिर सी बात है इसका तो बहुत काम बढ़ने वाला है अभी। ये तो किस हिसाब से शुरुआत है। और ऑडियो बुक्स में सबसे बढ़िया बात यह है कि जैसा मैं कभी कभी अपने वीडियोस में भी ये जिक्र करता हूँ, सिर्फ स्पेसिफिकली ऑडियो कंटेंट की अगर बात करी जाए, कि हम सुनते हुए और अपना साइड में कोई काम भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कोई किताब को पढ़ते हो तो जाहिर सी बात है कोई हम साइड में और कोई काम नहीं कर सकते, या तो पढ़ सकते हो कुछ कर सकते। सुनना ऑफ कोर्स एक सेकेंडरी एक्टिविटी है, तो आप सुनते हो काफी अपना साइड में भी काम कर सकते हो, तो ऑडियो बुक्स का काम तो और भी बढ़ना ही आगे जाके। बिल्कुल। फ्री टाइम में आप देखो, आपकी आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, आप फिजिकली फ्री हो कुछ दूसरा काम करने के लिए, तो बहुत ज्यादा इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बहुत अच्छा। तो बस यही है कि एक काम हम वो कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड का भी और मेरा भी एक पैशन है स्टूडियो में जो हम काम करते हैं। वी आर नॉट डूइंग दिस एज अ बिजनेस, हम एक पैशन की तरह काम करते हैं। तो बस ये एक स्टोरी वो है, हमारा स्टूडियो जो स्टार्ट हुआ, एक जो ड्रीम होता है दैट कम्स ट्रू। किसी ना किसी पॉइंट पे हर एक को कोशिश करते रहना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं अगर बात करूं मेरे हस्बैंड की, जब कॉलेज के बाद वो स्टूडियो नहीं कर पाए और अच्छा खासा हम मोटर पार्ट्स में काम वो कर रहे थे, बिजनेस हमारा अपना था, तो उस टाइम पे अगर वो छोड़ देते कि ठीक है, नहीं, लाइफ में एक यादें बन के रह गई, वो नहीं था उनको। फिर भी जैसे ही फर्स्ट चांस उनको मिला, उन्होंने इस तरफ पूरी कोशिश की, और आज आप देख रहे हो, मतलब मैं देख ही सकते हो बिल्कुल। और क्या ये कहा जा सकता है कि जो भी आजकल कोई भी अपना कोई प्रोफेशन या कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, क्या इंटरनेट के आने से ये काम, और जो पहले इतना आसान नहीं होता, आसान तो कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन क्या एक थोड़ा एडवांटेज है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आना अलग अलग? बहुत ज्यादा एडवांटेज है। कनेक्टिविटी इतनी हो गई है लोगों की, क्लाइंट्स की, आर्टिस्ट्स के साथ, जो एक रीच हो गई है, जो एज अ स्टूडियो हम लोगों का आपके साथ, आर्टिस्ट के साथ जो हमारा एक मतलब बहुत ज्यादा एक रीच हो जाती है। आर्टिस्ट्स के लिए भी पता रहता है प्रोजेक्ट्स पकड़ना। हमें अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए एज अ स्टूडियो आर्टिस्ट की जरूरत है, तो हम लोग ऑनलाइन डाल देंगे, एक पोस्ट बना के लिंक्डइन पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी डाल दो आप, तो रीच एक हो जाती है। हम पहले, जैसे मैं आपको पहले भी बोल रही थी, वर्ड ऑफ माउथ होता था। हम एक आर्टिस्ट से दूसरे आर्टिस्ट का नंबर लेके रखते थे, डायरीज में नोट करके रखते थे फोन नंबर आर्टिस्ट के। वो आज टाइम चला गया है, आज प्रोजेक्ट्स बहुत हैं ऑनलाइन, आर्टिस्ट भी बहुत। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चेंज आया है जो सोशल मीडिया से हम लोगों को, इसलिए कह सकते हैं, मतलब, और आपने, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे आपकी शुरुआत हुई, क्योंकि तभी एक हिसाब से इंटरनेट का राइज हुआ था। इंटरनेट उससे पहले आ चुका था, काफी टाइम पहले आ चुका था, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कमर्शलाइजेशन जो एक हुआ कि एक प्रोफेशनल तरीके से उसको यूज करना, वो उस टाइम के आसपास ही हुआ था। तो एक कह सकते हैं बिल्कुल, कहते हैं ना, एक अप्रोप्रिएट टाइमिंग होती है वो शुरू करना। और एक आई एम रियली ग्लैड कि आपका जो सफर है म्यूजिक का, स्टूडियो का, आपका वॉइस ओवर का, बिल्कुल सही समय पे शुरू हुआ। दूसरा, मैं अपने डैड के बारे में बात करना चाहूंगा। वो, उनका हमेशा से मतलब मन रहा है म्यूजिक डायरेक्शन में, नो डाउट उन्होंने उस चीज को परस्यू नहीं किया, उन्होंने वो परस्यू नहीं किया, लेकिन उनको तब मन था म्यूजिक डायरेक्शन में जाने का। अच्छा। आज भी उनके पास हजारों गानों की पूरी एक हिस्ट्री होती है कि गानों को कैसे रिकॉर्ड किया गया, किस स्टूडियो में, हर गाने की एक कहानी होती है, एक हिस्ट्री होती है, वो उनको ज़बानी पता है।
तो नो डाउट वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि वो जब कॉलेज से ग्रेजुएट है, SRCC तो आपको बताइए बहुत ही बढ़िया हाँ, अच्छे नामी बिल्कुल। कॉलेजेस में आते हैं, श्री राम हाँ, कॉलेज। तो वहां से ग्रैंडफादर से तब डिस्कशन हुई डैड की कि मुझे, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत इंटरेस्ट है, मेरे मेरे पापा ने भी तबला सीखा हुआ है, अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इसमें बहुत इंटरेस्ट है, इसको एक पैशन की तरह लेने में। बट तब ये ग्रैंडफादर ने ये कहा कि इसको आप प्रोफेशन मत बनाओ, क्योंकि तब वो जमाना अलग था। अलग था, तब वो बिल्कुल। था कि इनफैक्ट मैंने काफी, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद, जो काफी ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिन्होंने खुद छुपा के रखा हुआ था कि उनकी शादी में वो म्यूजिक बज रहा है और उन्होंने बताया नहीं कि ये मेरा काम है, क्योंकि वो तब लोग छुप छुप के करते थे, तब मैं वही नहीं था कि हाँ। मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही हूँ इस चीज से, हर्ष, जो आप बोल रहे हो। मैंने आपको बोला था ना शुरुआत में कि किसी वजह से मेरे हस्बैंड स्टूडियो कॉलेज के बाद नहीं कर पाए थे। हाँ बिल्कुल। दिस वाज द रीजन कि जब एक प्रोफेशनली सेट होने की बात होती है कॉलेज के बाद, तो उस टाइम पे पेरेंट्स को नहीं पता होता था इतना। आज की डेट में, आज के 10 साल बाद क्या प्रोफेशंस बूम पे होंगे हम भी नहीं जानते। हाँ, उसी तरह से हमारे से पहले वाली जो जनरेशन थी, शायद उनके साथ यही हुआ। तो स्टूडियो क्या मतलब, वो फोटो स्टूडियो या कैसा स्टूडियो, मतलब वो एक स्टूडियो का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाते थे शायद पेरेंट्स उस टाइम पे, तो नहीं कर पाए। एक बड़ी मतलब आपको हंसी भी आएगी सुन के, मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, ही वॉज अ वेरी गुड गिटारिस्ट। आप बहुत अच्छा गिटार बजाते थे वो, और प्रोफेशनली बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे, बड़े रिस्पेक्टेबल प्रोजेक्ट्स कर रहे थे। उनकी शादी की बात आई तो मिले लड़की वालों से, तो उन्होंने पूछा बेटा काम क्या करते हो? मैं गिटार बजाता हूँ। बेटा गिटार तो सारे बजा लेते हैं, काम क्या करते हो? काम क्या करते हो? तो ये उस टाइम पे रीजन था कि एक, पर ठीक है, वी फील आवरसेल्व्स एज लकी कि हमारा जो एक ड्रीम था हम वो पूरा कर पाए, और आज जो काम कर रहे हैं वो एक बिजनेस की तरह तो कर रहे हैं, बट उससे भी ज्यादा हमारा पैशन है। वो अब जमाना काफी अलग हो गया, तो जैसे मैंने बताया पहले, अभी भी माइंडसेट बहुत लोगों का ऐसा है। आप मतलब मैं भी जब मुझसे कोई पूछता आप क्या करते हो, यू आर अ वॉइस आर्टिस्ट, सो वो होते हैं लोग अपना। अच्छा, कुछ लोग बहुत एनकरेज भी करते हैं, कुछ लोग कहते हैं अच्छा ये तो मतलब एक, आप हर कोई ये नहीं कर रहा, आप कुछ अलग हटके कर रहे हो, लेकिन काफी लोग फिर मतलब वो ना ताने भी मारते हैं, ये तो साइड में करने वाली चीज है, मतलब ये तो इट शुड बी अ साइड हसल, ये कोई मतलब फुल टाइम प्रोफेशन नहीं है, सरकारी नौकरी ढूंढिए, ये करिए वो करिए, बाहर सेटल हो जाइए। इंडिया में क्या रखा है, बाहर चले जाओ। बिल्कुल। तो अभी भी बहुत लोगों के इस तरह का है माइंडसेट, बट हाँ अब धीरे धीरे वक्त के साथ जो है वो माइंडसेट मतलब जो लोगों का नजरिया है वो बदलने वाला है डेफिनेटली। और आज का जो समय है वो स्किल और पैशन, मतलब अगर आपके पास कोई ऐसी खूबी है तो डेफिनेटली आज इंटरनेट के आने से और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, तो मतलब वाकई में वक्त बदल गया है। और एक चीज मुझे ये भी लगा है कि जो जनरेशन एक हम लोगों की एज की है, वो समझती है इस चीज को कि बच्चों के पैशन को इम्पोर्टेंस देना कितना जरूरी है। अगर वो चीज हम अपने बारे में बोलें कि जिस टाइम पे हम कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, उस टाइम पे एक पर्सपेक्टिव जो पेरेंट्स का होता था, कुछ गिने चुने प्रोफेशंस थे। हाँ। मैंने क्यों मैं टीचिंग प्रोफेशन में थी, इसीलिए कि मेरे पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि ये सेफेस्ट प्रोफेशन है लड़कियों के लिए, सिक्योर्ड है, और एक टाइम आधा दिन स्कूल में बाकी दिन घर पे आप दे सकते हो। तो दैट वाज द रीजन आई डिड बीएड। मैंने नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की और अपना काम शुरू किया। लेकिन आज के पेरेंट्स में एक वो प्रायोरिटी देते हैं जो बच्चे की चॉइस है, और ये एक बहुत बड़ा चेंज लेके आ रहा है। जो आज की डेट में इतने सारे प्रोफेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो एक डिफरेंट कैटेगरीज हमारे को अलग, डॉक्टर, इंजीनियर, इन लोगों से अलग बहुत कुछ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, पॉडकास्टर्स या और बहुत सी चीजें, वो इसी कॉन्सेप्ट, इसी सोच की वजह से मिल रहा है। जो पेरेंट्स के दिमाग में एक सोच एक अलग आई है कि नहीं, वो एक सोची हुई समझी हुई पुरानी जगहों से ज्यादा उनको करने दो जो बच्चे करना चाहते हैं, जिसमें मन लगता है, मतलब मन लगता है। हाँ, बिल्कुल। वॉइस ओवर के लिए भी हम लोग देखते हैं कि जब मैं आपको बता रही थी कि सैंपल्स हम रिकॉर्ड करते हैं, कई लोग आते हैं, अपने पेरेंट्स उनको लेके आते हैं कि हमारा बच्चा ये करना चाहता है, तो मैम आप
बताओ कैसे हम लोग कर सकते हैं, सैंपल कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि इन्वॉल्व हैं पेरेंट्स भी, एंड दे आर हैप्पी कि वो एक नई चीज बच्चा करना चाहता है। पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे मैं इस मामले में अपने आप को लकी मानता हूँ। मैंने आपको अपने डैड के बारे में बताया। बाकी माय मॉम इज इनटू, शी हैज गिवन सेवरल सेशंस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी। पहले इनफैक्ट दिल्ली में कुछ इस तरह के गुजराती चैनल्स है जहाँ पे उनके काफी एपिसोड्स हुए। एक प्रोग्राम होता था ईटीवी गुजराती में, सखी, तो उन्होंने इसी के बारे में बात की थी कि चाइल्ड साइकोलॉजी और बच्चे को क्या पसंद है। तो मैं उस मामले में रियली अपने आप को लकी मानता हूँ कि सपोर्ट रहा। और मैं इनफैक्ट ये भी कहूंगा कि आपकी जो जैसे फैमिली में आपका एक हिसाब से पूरा बिजनेस प्लस पैशन, म्यूजिक से शुरुआत हुई, आपका वॉइस ओवर का सफर यहाँ से शुरू हुआ, और आपने कमिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक कि आपने अपने स्टूडियो के जरिए आप ये भी सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं कि किसी को अपने घर पे होम सेटअप या होम स्टूडियो अगर किसी को करना हो तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकते हैं, जिसका नाम है, जो मैंने आपकी वेबसाइट से गो थ्रू किया था, पोडियो वोकल बूथ्स हैं हर्ष, जो आप अपने घर में रख सकते हो। बूथ प्रॉपर एक अकॉस्टिक उसका पूरा स्टूडियो जैसा है। उसका जो आउटपुट आप निकालते हो, जो रिकॉर्डिंग करते हो, वो आपका जो स्टूडियो से आउटपुट निकलता है, सेम लेवल पे आपको हाई क्वालिटी ब्रॉडकास्ट क्वालिटी रिकॉर्डिंग्स आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हो घर पे बैठे हुए अपने, और स्टूडियो जाने की आपको जरूरत नहीं है। और ऑनलाइन भी जैसे आप काम करते हो, आपके काम की क्वालिटी बहुत बढ़ जाती है। अगर आप नॉर्मल एक रूम में बैठ के सेटअप लेके रिकॉर्ड कर रहे हो, माइक के थ्रू आपका नॉइस भी जाएगा और एक जो क्लैरिटी वॉइस की नहीं आएगी, वो प्रॉपर आपका, आप ये समझो कि आप स्टूडियो में जाके रिकॉर्ड कर रहे हो। आपने स्टूडियो घर पे बना लिया, आपने घर पे स्टूडियो रख लिया, बिल्कुल। और इससे जो एक वॉइस ओवर की, अगर मैं स्पेसिफिकली भी पहले वॉइस ओवर की बात करूं, अगर एक बिजनेस के लिहाज से देखते हैं तो अपनी कन्वीनियंस पे काम हो सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, और प्रोजेक्ट की करेक्शन भी कभी भी आ सकती है, और अपनी इजी टाइम जोन पे आप कर सकते हो। शाम को अगर फ्री हो, आपको ये नहीं करना कि आप कहीं से ऑफिस से आ रहे हो, आपको स्टूडियो हायर करना पड़ेगा, वहां जाके काम करके फिर आप वापस घर पहुंचोगे। आप घर में आके अपना आराम से किसी भी टाइम पे अपना जब एक इजी टाइम मिलता है आपको, आप रिकॉर्डिंग्स कर सकते हो। सुबह के टाइम पे कुछ रिकॉर्डिंग्स ऐसी होती हैं जो सुबह के टाइम पे आप मॉर्निंग में 6-7 बजे बैठ के करो तो उसका डिफरेंट ही एक फील आता है। तो कन्वीनियंस बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, क्योंकि एक फनी किस्सा है। मैं जब कभी कभी ऐसा होता है फैमिली के साथ, जैसे फ्री हो गए 6-7 बजे 8 बजे, अपना सारा वॉइस ओवर का काम हो गया। ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है रात के 11, 12, 1 भी बज जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा हो गया 8 बजे फ्री हो गए, डिनर किया और फैमिली के साथ जैसे कुछ टाइम पास के लिए मूवी देख रहे हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं। तो कभी ऐसा भी आता है वेब सीरीज देख रहे हैं, क्लाइंट का मैसेज आया कि ये करेक्शन है, तो ऐसा होता है कि वेब सीरीज पॉज की, अंदर आए, 2 मिनट में रिकॉर्ड किया, भेज दिया वापस, बैक टू बिल्कुल मूवीज और वेब सीरीज दोबारा देख रहे हैं अपना। तो दोबारा देख रहे हैं। और उसके अलावा एक इसका फायदा ये भी है कि जब आपके पास ऑडिशन के लिए स्क्रिप्ट्स आती हैं तो क्लाइंट आपके 2 दिन तक वेट नहीं करेगा कि आप उनको ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजो। शुरुआत के जो 5-6 ऑडिशंस जो चली जाती हैं क्लाइंट के पास, उन्हीं में से किसी ना किसी का सिलेक्शन हो जाता है। तो वो एक रीच है आपकी ऑडिशंस के लिए। अगर आपको करना है, फटाक से आपको मैसेज आया, आपने जाके स्क्रिप्ट फटाफट रिकॉर्ड करके भेज दी, तो आप वो शुरुआत के कुछ लोगों में से आ जाते हो जब आपका काम भी अच्छा है, आप वॉइस ओवर अच्छा करते हो, ऊपर से आपका एकॉस्टिक है, आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा, और आप जल्दी भी भेज रहे हो, तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं प्रोजेक्ट में। चांसेस बढ़ जाते हैं, करेक्ट। और इसमें तो इनफैक्ट ये भी होता है कि जैसे कभी कोई ऑडिशन के लिए मुझे कहता है तो वो कहते हैं आप कोई नहीं, आप मोबाइल से रिकॉर्ड करके भेज दो, तो मैं तो मना ही करता हूँ, भैया इतना हमें क्या 3-4 लाइनें तो रिकॉर्ड करनी है। तो जब हमने पूरा स्टूडियो बना ही रखा है तो फिर क्या है, 2-3 लाइनें रिकॉर्ड करने में व्हाई टू यूज अ मोबाइल। हम अपना इससे बेस्ट क्वालिटी जो हम देने वाले हैं, जिससे आउटपुट, उसी से रिकॉर्ड करके देते हैं। तो अगर किसी को सपोज स्टूडियो बनवाना हो, तो जैसे आपके जो वेबसाइट में सारा मेंशन्ड है, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह, तो कोई भी ज्योग्राफिकल लोकेशन कोई भी हो, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पोडियो की जहां तक हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोगों ने दिल्ली से बाहर भी बहुत से स्टेट्स में, गोवा भेजा हम लोगों ने। मतलब डिस्टेंस, इट्स नॉट दैट कि हमें दिल्ली में ही डिलीवर करना है, तो हमारे पास कैपेबिलिटी सिर्फ दिल्ली में डिलीवर करने की है। एनीवेयर इन, तो मैं कह सकता हूँ इंडिया में कहीं से भी अगर कोई अवेल कर सकते हैं, कहीं से।
ओके, अब तो मैं शायद ये भी कह सकता हूँ इंटरनेशनल भी हो सकता है आपको, क्योंकि जो मेरे शो को फॉलो करते हैं कुछ लोग बाहर के भी हैं, तो जैसे यूएई का जैसे हो गया, दुबई हो गया, वहां पे भी रिक्वायरमेंट। तो अभी आपका अभी सिर्फ अभी डोमेस्टिक है या फिर आप इंटरनेशनल भी प्लान कर रहे अभी हैं? हम लोग डोमेस्टिक ही कर रहे हैं डिलीवरीज, लेकिन हम प्लान जरूर कर रहे हैं कि प्लान आप कर रहे हैं? इंटरनेशनल जो अगर हमारे क्लाइंट्स हों तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू डिलीवर। बिल्कुल। सो आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके, इतनी हमारी बढ़िया एक इसके बारे में डिस्कशन हुई। सो रश्मि जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पायलट एपिसोड ऑफ एडजे शो। और आपको फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, फॉर योर वॉइस ओवर जर्नी, फॉर योर स्टूडियोज, एवरीथिंग ओवरऑल, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू हर्ष। मेरे लिए आई मीन बहुत अच्छा लगा मुझे कि मैं पहली गेस्ट हूँ आपकी, और जिस हिसाब से आपने शुरू किया, मैं आपको सच बात बोलूं तो मेरी पुरानी सब यादें वापस रिकैप हो गया, अच्छा सा रिकैप हो गया। तो इट वाज अ हार्ट टू हार्ट डिस्कशन। फाइन। और बिल्कुल, और खास करके जो म्यूजिक की जो काफी बातें मैंने अपने फैमिली के बारे में आपको बताई, अपने बैकग्राउंड के बारे में बताई, तो बहुत अच्छा रहा। एंड इससे बढ़िया कोई शुरुआत हो नहीं सकती थी एक्चुअली में देखा जाए तो। बिल्कुल। ओके, सो अगेन थैंक्स अ लॉट। एंड हम ऑब्वियसली आप और भी इस तरह के सेशंस हम आगे करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, थैंक यू सो मच।